नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री अभी राजस्थान में बोल रहे हैं, तो आज कहानी कुर्सी की शुरू करते हैं राजस्थान की खबरों से ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहलोत सरकार को जमकर के घेरा। अभी आपने सुना, वो कह रहे थे कि राजस्थान में जान माल की कोई गारंटी नहीं, तीज त्योहार की कोई गारंटी नहीं, कब पत्थर चलने लग जाए हमारे त्योहारों पर कोई नहीं जानता, कब गोलियां चलने लग जाए, महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध को लेकर सरकार को सुध नहीं है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ये भी कह चुके हैं कि जितने लोग गारंटी गारंटी बोलते घूमते हैं, वो जरा राजस्थान के किसानों से आकर पूछें कि गारंटी क्या होती है। वो इसीलिए क्योंकि आज ही 2000 रुपए की एक किश्त प्रधानमंत्री ने करोड़ों किसानों के खातों में, लाखों किसानों के खाते में आज ही जारी भी की है। इसके अलावा आपको बता दें, एक झंझट चल रहा है राजस्थान में अशोक गहलोत साहब को लेकर। उनकी कुछ शिकायतें हैं मोदी जी से लेकर। उनका कहना था कि वो कार्यक्रम में नहीं जा पाए, उनके पैर में चोट है, तो उनका भाषण रद्द करा दिया गया। उस सियासत पर भी हम आज बात करेंगे। फिर से एक बार जरा सुनते हैं प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, फिर उसी पर चर्चा करेंगे। कहेगा अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान, पेपर लीक से युवा परेशान नहीं सहेगा राजस्थान, भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान। साथियों, कांग्रेस आज देश की सबसे बड़ी दिशा विहीन पार्टी बनकर रह गई है। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में राजस्थान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए, उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए, तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। और मैं आज राजस्थान की धरती से देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। पहले भी ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी
यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सीमी पे बैन किया गया, और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, पीएफआई। सीमी बन गया पीएफआई, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। साथियों, INDIA के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं। यूपीए के कारनामों को छुपाना चाहता है। अगर इनको वाकई इंडिया की परवाह होती तो क्या विदेश में जाकर के विदेशियों से भारत में दखल देने के लिए बात करते क्या? अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते क्या? इनको इंडिया की चिंता होती तो क्या ये गलवान में भारत की सेना के शौर्य को कटघरे में रखते क्या? साथियों, ये वही चेहरे हैं जो आतंकी हमला होने पर दुनिया के आगे रोते थे, कुछ नहीं करते थे। इन्हें देश के सुरक्षा बलों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने हमारे सैनिकों का हक मारा है। दशकों तक हमारे सैनिक वन रैंक वन पेंशन मांगते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को गले लगाते हैं, जो लोग भारत में भाषा के आधार पर बंटवारा करते हैं, जो लोग विदेशों से संबंध भी इस आधार पर बनाते हैं कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, जिनके लिए राष्ट्रहित नहीं बल्कि वोट बैंक सर्वोपरि है, वे लोग जब INDIA की बात करते हैं तो दिखावा लगता है, छलावा लगता है, झूठ लगता है। भाइयों और बहनों, इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। साथियों, हम जानते हैं कि आजादी का आंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। ये नारा देश के लोगों की प्रेरणा बन गया था और आजादी के आंदोलन में इस नारे ने ऊर्जा भर दी थी। नौजवान स्कूल कॉलेज में अपनी किताबें छोड़ करके महात्मा गांधी के आदेश पर आजादी के लिए चल पड़े थे। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में बड़ी बात कही।
आपने देखा वो जो बातें अब से कुछ रोज पहले संसद में उन्होंने अपने पार्टी के सांसदों के सामने कही थी, आज खुलकर सार्वजनिक मंच से वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सिमी ने अपना नाम बदल करके पीएफआई कर लिया, ऐसे ही यूपीए का नाम बदल करके आईएनडीआईए कर लिया। वो इंडिया भी पूरा बोलना नहीं चाह रहे हैं, आईएनडीआईए ही उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा जैसे कोई कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाती है अगर वो भ्रष्टाचार करे या ठीक से काम ना करे, उसके बाद नए नाम से टेंडर निकालने के लिए, हासिल करने के लिए फिर से आवेदन करती है। इसी तरीके से इन सारे विपक्षी दलों ने अपना नाम बदल लिया ताकि फिर जनता को धोखा दे सकें। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जिस तरीके से नारा लगा था 70 के दशक में, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, उस वक्त भी वही भूल कांग्रेस पार्टी ने कही थी कि एक नेता को भारत समझ लिया था। आज ये विरोधी दल फिर वही गलती कर रहे हैं, अपना नाम इंडिया रख करके। तो ये बड़ा आरोप और बड़ा हमला प्रधानमंत्री का आज विपक्षी दलों पर राजस्थान की धरती से। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है सर। देखिए, अब तक लोगों ने ये बात मोदी को कहते हुए सुना नहीं था क्योंकि वो क्लोज डोर मीटिंग थी जहां ये बात हुई थी। आज सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री ने वही बात दोहराई है और आरोप गंभीर है, तंज बड़ा चुभने वाला है। देखिए, जब गठबंधन बना और उसका नाम रखा गया तो गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको लगा कि ये यूएसपी हमारा बनेगा, ये हमारे लिए एसेट है। प्रधानमंत्री की सारी कोशिश है कि उसको लाइबिलिटी बना दिया जाए, कि आप लगातार उस पर डिफेंड करते रहें कि नहीं, हमारा मतलब ये नहीं है, नहीं, हमको इससे मत जोड़िए, ना आप ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़िए, न पीएफआई से जोड़िए, न सिमी से जोड़िए। तो ये जो कोशिश है प्रधानमंत्री की, ये होता है प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स, कि आप अपने विपक्षी की जो ताकत वो समझ रहा है उसको कमज़ोरी बता दें। तो अब हाल ये है कि इंडिया का नाम जितना इंडिया के घटक दल नहीं ले रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री ले रहे हैं, और लगातार हमलावर है, बीजेपी भी है, और अब प्रधानमंत्री खुलकर सीधे सार्वजनिक रूप से मैदान में आ गए हैं तो और ज़्यादा हो गया है। और ये उन्होंने एक तरह से टोन सेट कर दिया है लोकसभा चुनाव का, कि ये नाम बदल लेने से या ये नाम होने से कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलने जा रहा है। अगर आप सोच रहे थे कि इसका एडवांटेज मिलेगा तो हम इसको आपके लिए लायबिलिटी बनाने वाले हैं। तो अब मुश्किल ये है कि इस नाम को लेकर करे क्या। विपक्ष बदल तो सकता नहीं है। विपक्ष जो है हमला जब पलटवार करता है तो कहता है आपको इंडिया से क्यों नफरत हो गई, आप इंडिया का विरोध क्यों करने लगे। तो मतलब आप अपने को इंडिया समझ रहे हैं। ये जो अभी उन्होंने नया एक एंगल निकाला, उस दिन नहीं कहा था पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का जो नारा था, उसी तरह से ये कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। तो केवल नॉमेनक्लेचर बदलने से आपका चरित्र नहीं बदल जाए। और शायद 2009 के बाद जो घोटाले हुए या जो माहौल बना, आज 9 साल 10 साल सरकार के बाद उतना पीछे जाना शायद उतना सहज नहीं होता। लेकिन अब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये वही यूपीए है, इसको भूलो मत, नाम बदल लिया है, ये वही भ्रष्टाचार। बिल्कुल, इनका स्वभाव नहीं बदला, चरित्र नहीं बदला, इनका अतीत नहीं बदला है। ये वही लोग हैं, नाम बदलकर आपको भरमाने के लिए आए हैं। इस नाम के धोखे में मत पड़िए। ये इस नाम का से इनको, दूसरी बात उन्होंने राष्ट्रवाद वाली बात कही कि ये इंडिया नाम रख लेने से आप राष्ट्रवादी नहीं हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमला जो है, जो यूएसपी बना रहे थे उसको कमजोर करने की, पूरे विपक्ष को डिफेंसिव में डालने की है। जी, विनोद अग्निहोत्री जी, प्रधानमंत्री ने आज खुलकर भी कह दी वो बात जो अभी तक उनके नेता आकर के बता रहे थे। अब सिमी हो गया पीएफआई, ऐसे यूपीए हो गया इंडिया, ये उनकी एनालॉजी है, उदाहरण के स्वरूप। नहीं, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि वो एक तरह से प्रधानमंत्री जी की कोशिश ये है कि जो इंडिया नाम का बेनिफिट, राजनीतिक लाभ विपक्षी गठबंधन को मिल सकता है, उसको न मिलने दिया जाए। और इसीलिए जिसको विपक्ष अपनी यूएसपी बना रहा है उसको बीजेपी और प्रधानमंत्री लायबिलिटी बनाने की कोशिश में है। इससे एक बात तो जाहिर है कि इंडिया नाम ने कहीं ना कहीं विचलित तो किया है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को, वरना इतना ध्यान देना और बार बार उस पर हमला करना और उसको डिस्क्रेडिट करना, इससे ये तो स्पष्ट है। अब कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो चुनाव में पता लगेगा, लेकिन ये बात जरूर है कि इंडिया नाम जो है, अगर मान लीजिए पीडीए होता तो शायद कोई चर्चा नहीं करता उसकी।
या यूपीए ही अगर कंटिन्यू कर रहा होता तो भी चर्चा नहीं होती। तो प्रधानमंत्री जी ने तमाम सारे तर्क गढ़े हैं, और वो तर्क देखिए, वो भाषण भी उन्होंने भाजपा संसदीय दल की बैठक में दिया था और आज उन्होंने पार्टी की जो रैली उसमें दिया। यानी एक तरह से वो बतौर प्राइम मिनिस्टर नहीं, बतौर भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता के तौर पर उन्होंने बात कही और अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी टीम को, अपने लोगों को ये टॉकिंग पॉइंट्स दिए हैं कि जब विपक्ष के लोग इंडिया इंडिया की बात करें तो आप उनको इस तरह से काउंटर करिए, इस तरह से आप उनका जवाब दीजिए। तो एक तरह से जो नेता का काम होता है कि जो विपक्ष की ताकत है उस पर हमला कैसे किया जाए, ये बताना भी जो है जरूरी है अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि इंडिया का नाम आने के बाद काफी कुछ एक माहौल बनना था कि अब इंडिया का जवाब कैसे देंगे। इंडिया पहले इंडिया के बनाम बनिस्बत भारत की चर्चा होने लगी थी, बीजेपी वाले करने लगे थे। हाँ, हम लोगों के इसी प्रोग्राम में सुधांशु जी आगे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस चर्चा में नहीं गए। वो इंडिया बनाम भारत की बात नहीं की, उन्होंने सीधे सीधे इंडिया शब्द का कैसे कैसे तमाम संगठनों ने दुरुपयोग किया है, जैसे पीएफआई, सिमी, इनकी बात उन्होंने करके, और जब देवकांत बरुआ का भी आज उन्होंने वो जिक्र किया कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो इमरजेंसी की भी याद दिला दी जी। तो जो नेगेटिव, जो नकारात्मक बातें रही हैं इंडिया नाम लगा के पिछले अतीत में, उसको उन्होंने फिर से विमर्श में ला करके अपने लोगों को एक राजनीतिक हथियार दिया है कि विपक्ष के और इंडिया हथियार का मुकाबला करने के लिए जिस तरीके से अहंकार से जोड़ा अभी कि बताइए, विपक्ष अपने आप को भारत समझ रहा है, इंडिया समझ रहा है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, गलती पहले कर चुके और जवाब दे दिया था, तब जनता जवाब दे दिया। और यही मैं कह रहा हूं कि वो उन्होंने याद दिला के भाई देखिए, पर्यायवाची भारत का मत बनिए इंडिया का, और इंडिया का पर्यायवाची अगर कोई संगठन बनता है तो उसके पीछे ये है। तो एक राजनीतिक भाषण उनका था, और मुझे लगता है कि इसमें उन्होंने अपने विमर्श को, जो आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में जो विमर्श इंडिया बनाम एनडीए का होने वाला है, उसको उन्होंने एक नई धार दी है। जी, मतलब ब्लैकलिस्टेड ऑपोजिशन जो है नए नाम से उतर रहा है, सावधान रहे, नक्कालों से सावधान, प्रधानमंत्री ने ये इशारों में ये कहा है। नहीं, देखिए, ये कोई नई कोशिश नहीं है और इसका नया जवाब नहीं है। यूपीए को भी यूपीए कहकर खूब हमला होता था, उसके लिए इंडिया नाम होने की जरूरत नहीं थी। एनडीए पर जब विपक्षी गठजोड़ हमला करता है तो एनडीए को ही अलग अलग नामों से बताता है। अब तो बाकायदा आईएनसी को भी अलग नाम से, बीजेपी को भी अलग नाम से सब कहा जाता है। ये जो इंडिया है, आईएनडीए जब हम कहते हैं, तो इसका वाला मामला थोड़ा सा कैसा है, मैं आपको पुराना वाला चित्र याद दिलाता हूं। वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व, जनेऊधारी, शिव भक्त, अब हिंदू हो गए प्रियंका और राहुल, कुछ वैसा ही है ये इंडिया वाला। और अंत में जिसको हम कहें, वो कॉमेडियन है ना, वो क्या नाम है जो कहे कि तुम हिंदू बनने चले हो और पूरा भभूत लगाकर खड़ा है, वो नाम मैं भूल रहा हूं किसने, कौन। तो वही है वो। सचमुच अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात कर रहे होंगे तो ये जो सारे घटनाक्रम है लोगों के सामने गुजर जाएंगे। सचमुच लोगों को याद आएगा कि अभिनंदन जब वहां था तो किस तरह से यहां उसका एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी कि कमजोर सरकार हो गई, और उधर सदन में कहा गया पाकिस्तान के कि देखिए उनकी टांगे कांप रही थी। जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो जिस सबूत की बात करते हैं, तो सबूत कौन मांगेगा भाई? जिसको इंडिया पर संदेह होगा, इंडिया की क्षमता पर संदेह होगा। और जब गठजोड़ का नाम आप भारत के नाम से जोड़ते हैं तो क्या अभी तक जो आपका व्यवहार रहा है वो उसके साथ जुड़ता हुआ है क्या? और सब छोड़ दीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात इंगित की है, विदेश में जाकर आप बताएं कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। भारत की पहचान ही यही है भाई, हम कोई विकसित देश थोड़ी ना थे, अभी भी उधर पहुंचने में बड़ा वक्त लगेगा। हम भले ही 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी बड़ी शानदार है। चीन में तो विदेश मंत्री गायब हो जाता है, चीन में तो सबसे बड़ी कंपनी का आदमी कब गायब हो जाए, कब उठा लिया जाए। हमारी ताकत डेमोक्रेसी है, और हम कह रहे हैं अमेरिका और यूरोप वाले डेमोक्रेसी बचाओ। तो इंडिया कैसे हो सकते हैं? कौन सा कोई एक रिलेट करने वाली चीज होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि एक क्षण के लिए भी, ठीक है, एकेडमिक डिबेट में भारतीय जनता पार्टी और पूरा संघ परिवार अभी भी इंडिया बनाम भारत करेगा। वो कहते हैं कि भारत, वो पहचान, वो सारी चीजें हैं। और आपको अगर ध्यान में हो, कल जो कार्यक्रम हुआ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवा में वो लटका नाम, वो क्या था? वो नाम भारत मंडपम था। इंडिया गैलरी भी उसका नाम हो सकता था। ये शायद प्रतीकों की लड़ाई है, और उन प्रतीकों की लड़ाई में आप एकदम से यू टर्न नहीं लेते हैं। आप, ऐसा नहीं होता, देश की अर्थव्यवस्था हो, देश की राजनीति हो, सामाजिक ढांचा हो, एकदम से नहीं लेते हैं। आप जनमत तैयार करते हैं और एक जगह जाकर कहते हैं कि भाई अब हम यहां पहुंच गए, अब ये हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंडिया बनाम भारत की बहस एकेडमिक है। रैली के लिए वो बताना कि ये इस नाम के साथ
ये जो चेहरे आपको दिखते हैं रिलेट नहीं करते, वो प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया। नहीं, लेकिन विपक्ष भी यही कहेगा। विपक्ष ये कहेगा हम भी वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे, लोकतंत्र को लेकर लड़ाई थी, आज भी लोकतंत्र को लेकर लड़ाई है, और जिस डेमोक्रेसी की आपने बात की उसी को बचाने के लिए तो हम लड़ रहे हैं, इसलिए हम असली भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन एक भी कोई उदाहरण नहीं दे पाते हैं। अभी के उदाहरण की बात करें, पश्चिम बंगाल में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, शायद कांग्रेस की सरकार होती तो एक क्षण नहीं लगता राष्ट्रपति शासन लगाने में। नरेंद्र मोदी ने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। किसी राज्य मतलब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है जो आरोप लगाया जाता है। जब आप कहते हैं कि कोई संस्था, तो किसी एक संस्था को ध्वस्त नहीं किया। जब आप कहते हैं कि एचएएल बेच दिया तो एचएएल का मुनाफा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप कहते हैं कि राफेल के लिए चौकीदार चोर है तो सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला गिर जाता है। जब आप कहते हैं कि कहां से ये डील कर ली, प्रेडेटर और रिपर ड्रोन ये पहले किसके पास थे, कैसे हमको मिल गए, तो पता चला एडवांस टेक्नोलॉजी है। 2011 में बराक ओबामा के समय में शुरू किया, डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और अब जाकर ये हो पा रहा है। तो यानी आपको कंटिन्यूटी दिखती है। जो यूपीए सरकार में भी जो काम नहीं हो पाया वो करके दिखा दिया। जब आप कहते हैं कि हम लोगों के निजता के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो कहते हैं भैया आधार कौन लेके आया, नंदन नीलेकड़ी कांग्रेस के टिकट पर बाकायदा बेंगलुरु से चुनाव लड़ने वाले, वही नंदन नीलेकड़ी इस सरकार में भी काम कर रहे हैं। तो तब नहीं काम कर रहे थे, सही संस्था ध्वस्त थी, या अब नहीं काम कर रहे? तो ये जो विपक्ष कहता है ना कि संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, उसकी जो कहने की बात होती है वो लोगों को दिखाई देती है कि अरे यार वो सारे लोग वही हैं, वही काम जो आप नहीं कर पाए, आपकी अक्षमता दिखती है, तो आप उसको कहते हैं कि अरे बड़ा गड़बड़ हो गया। तो मुझे लगता है ये डिफरेंस लोगों को दिखता है। और अभी जो ये एस्पायरिंग इंडिया है ना, ये एस्पायरिंग इंडिया सीधे सीधे लाभ मिल रहा है भाई। सीधे सीधे लोगों को जिस तरह का उनके जो लाइफस्टाइल जिस तरह की चेंज हुई है, वो कोई एक मॉल खुल जाना, कोई सड़क बन जाना, कोई एक हवाई अड्डा बन जाना भर नहीं है। इस देश ने जो तरक्की की है उस तरक्की को लोग अनुभव कर रहे हैं, इसलिए इनकी बात नहीं समझ में आती। अब कांग्रेस कहती है वो भी कंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूटी में ही आना था। देश की जीडीपी बढ़ रही है तो बढ़नी थी। आप 10वीं से 5वीं हुए, 5वीं से तीसरी होंगे, ये पहले से तय है, ये अरिथमेटिक है, तय है, ठीक है। चलिए मैं इस पे सब कुछ बढ़ेगा, एक गति होती है और एक दुर्गति होती है। अच्छा, तो वहाँ दुर्गति थी, जिस तरह से बढ़ रहे थे, जिस स्पीड से अब बढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, किस लिए हुआ? कि आम आदमी तक बैंकिंग सेवा नहीं पहुंच पा रही है। ये उद्योगपति, व्यापारी घराने और व्यापारी, इनके कब्जे में बैंक है, तो उस गरीब आदमी को बैंकों का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ? पहुंचा क्या गरीबों तक बैंक? 45 करोड़ खाते अगर गरीबों के नरेंद्र मोदी के राज में खुलते हैं, तो इसका मतलब इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि भाई हम लाए, गरीबों तक बैंक लाने का काम हमने किया, हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जी। बैंकों की हालत क्या थी 10 साल के शासन में? सब बैंक डूब रहे थे, कर्जे में थे। आज पब्लिक सेक्टर के बैंक जो है डिविडेंड दे रहे हैं, मुनाफे में हैं। तो ये केवल ये कहना कि हो रहा था और ये होता, तो फिर आप जो है 2005, 6, 7, 8 में जो क्लेम करते हैं जीडीपी ग्रोथ का, वो भी मत कीजिए। नहीं, अब पैमाना भी दूसरा बताया गया है। अब तो एक ये जीडीपी तो से मापना कि देश कितनी तरक्की कर रहा है, ये उचित पैमाना नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा क्या कहा है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने। उन्होंने कल जब प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे टर्म में आप अपने सपनों को साकार होता देखेंगे और तीसरे टर्म में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आएगा, वो बयान भी सुनेंगे, चिदम्बरम साहब का जवाब भी उस पर देखेंगे। और जयराम रमेश ने क्या कहा कि अरिथमेटिक की बात है, प्रधानमंत्री के कहने से नहीं बन जा रहे हैं आप 5वीं या तीसरी अर्थव्यवस्था, होना ही था, और इसके लिए पीछे किए गए काम वो जिम्मेदार हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।